बहुत शुक्रिया प्रीति। देखिए हम गंगा किनारे शहर पहुंच गए हैं और पब्लिक पोल में अब वक्त हो चला है मेहमानों के परिचय का। हमारे साथ कुछ खास मेहमान अपनी अपनी पार्टियों को रिप्रेजेंट करने के लिए आ चुके हैं। सबसे पहले हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अनूप अवस्थी हैं, जो कि मीडिया प्रभारी हैं। कानपुर बुंदेलखंड के समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमने चंकी गुप्ता को बुलाया है, जो कि राष्ट्रीय सचिव मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय सचिव है। तीसरा जो पोडियम है, ये खाली पोडियम हमने बुलाया था कांग्रेस को, जो कानपुर के चुनावी मैदान को जीतने का सपना लेकर उतरी है। और उनकी तरफ से नौशाद आलम मंसूरी साहब, जो कि जिला अध्यक्ष है, उन्होंने आने के लिए हामी भरी थी, लेकिन अंतिम वक्त में यह पता चला कि चुनावों से पहले उनका बीपी लो हो गया, लिहाजा वो कार्यक्रम में शरीक नहीं होंगे। और आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ संजीव निगम साहब हैं, जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश की अभी किसी भी लोकसभा सीट पर उन्होंने उम्मीदवार नहीं उतारा है, लेकिन उसके बावजूद पार्टी का पक्ष रखने के लिए आए हैं। तो चारों मेहमानों का स्वागत। और सबसे पहले अवस्थी साहब, आपसे, कानपुर में हैट्रिक लगाने के लिए तैयार है बीजेपी, लेकिन सवाल यह है कि हर बार टिकट क्यों बदल दिया जाता है। इस बार यह कहा जा रहा है कि कार्यकर्ता, नेता, कैडर, उन सबसे हटके आपने एक ऐसा चौंकाने वाला फैसला लिया जो शायद किसी को गले ही नहीं उतर रहा है। ऐसे आदमी को टिकट दे दिया जिसके बारे में कार्यकर्ताओं तक को पता नहीं था। ऐसे ही चौंकाने वाले फैसले भारतीय जनता पार्टी करती है। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी इसलिए भी चौंकाती है कि आपने देखा होगा 2014 से लेकर और 2019 और फिर 24 तो कार्यकर्ता और कैडर क्या दरी बिछाने के लिए, पोस्टर लगाने के लिए, नेताओं के पीछे भागने के लिए होता है, कि फिर यह भी होता है कि भाई उसको भी टिकट चाहिए, 20 साल से लगा हुआ है। कोई जो रमेश अवस्थी साहब है, हालांकि पत्रकारिता के क्षेत्र से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता और कैडर कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर का कार्यकर्ता है, वो दरी बिछाने को भी अपना एक काम समझता है। ये बात इस देश की काबिलियत के तहत आपने रमेश अवस्थी को टिकट दिया? काबिलियत बता रहा हूँ। किस काबिलियत? काबिलियत बता रहा हूँ। क्या मेरिट था? आपके एजेंडे पे हम बात नहीं करेंगे, जो हम बात कहेंगे वो आप सुनेंगे। मेरिट बताइए जरा। मेरिट छोड़िए, पहले जो आपने कहा दरी बिछाता है कार्यकर्ता, हमें सौभाग्य है और हम अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जब देश के लिए काम करते हैं। अरे रमेश अवस्थी साहब का मेरिट बताइए, किस आधार पर टिकट दिया? ये अरे भाई, जो आप सवाल पूछेंगे उसका जवाब। सवाल तो पूछ रहे हैं ना, किस मेरिट पर? आपने कहा दरी बिछाता है कार्यकर्ता। दरी बिछाने वाले कार्यकर्ताओं का सम्मान कब होगा साहब? वही मैं कह रहा हूँ ना साहब, सुनिए तो। दरी बिछाने को भी हमारा कार्यकर्ता अपने को गौरव महसूस करता है। रमेश अवस्थी साहब को क्यों टिकट दिया गया? क्योंकि हम किस आधार पर टिकट दिया गया? हम किस मेरिट पर टिकट दिया गया? रमेश, नहीं जवाब है आपके पास, ठीक है। बाकी मेहमानों के पास आएंगे, लेकिन हमारे पास अब सर्वे आ चुका है। वो सर्वे बता रहा है कि कानपुर का मूड क्या है। तो सर्वे क्या कहता है, सीधे आपको लिए चलते हैं। और सर्वे की रिपोर्ट जो है, कानपुर में टोटल वोटर इस बार के लोकसभा चुनाव में किसे अपना सांसद चुनने जा रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो आप लोग तैयार हैं सर्वे को सुनने के लिए? हाथ उठाकर बताइए, तैयार है? तो देखिए, बीजेपी को 64% जनता इस बार के लोकसभा चुनाव में वोट करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन को 24% वोट मिलेंगे, बीएसपी को 9%, जबकि अदर्स को 2% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। चंकी भाई, आप आए हैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। कानपुर में ईमानदारी से अगर कहा जाए तो इस लोकसभा सीट पर अधिकार आपका बनता है। 3 विधायक आपके 5 में से और कद्दावर विधायक है, लेकिन सीट चली गई कांग्रेस को। और कांग्रेस में भी ऐसे शख्स को जिसके पास चुनाव हारने का पूरा समीकरण है, 6 चुनाव हारने का रिकॉर्ड है। क्या हुआ ऐसा, क्यों दावा नहीं ठोका आपने? देखिए, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला था दोनों पार्टियों का, तो मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि बंटवारे में कोई सीट मिलती है, कोई सीट सामने वाले को देनी पड़ती है। अब चूंकि हमको देनी पड़ी है, तो ऐसा नहीं है आपके अकॉर्डिंग, जैसा आप बोल रहे हैं कि हारने का उनका एक बड़ा रिकॉर्ड रहा है, तो आप ये 6 चुनाव मैंने यहाँ पता किया तो कभी 3 बार विधानसभा हारे हैं, 2 बार मेयर का हारे, 1 बार लोकसभा हारे। तो ऐसे हारे हुए घोड़े पर दाव कौन लगाता है, खासकर तब जब मुकाबला बीजेपी जैसे ताकतवर पार्टी से हो जो लगातार चुनाव जीत रही। आप उस बीजेपी को याद करिए जो 30 साल पहले हुआ करती थी, 2 सांसदों के साथ बैठा करती थी लोकसभा में। तो हार करके ही आदमी एक एक पायदान चढ़ता है और जीत का सेहरा उसके सर बांधा जाता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो 6 चुनाव जीते हैं, अब वो 6 चुनाव हारे हैं। सॉरी, इस बार जीतने की संभावना लग रही है? संभावना तो इसलिए लग रही है क्योंकि आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता बगल वाली सीट आपकी खाली है,
बीपी लो हाई हो रहा है चुनाव से पहले, कैसे वोट मिलेगा ये बताइए। बगल वाली हमारी सीट खाली है, लेकिन जो हमारे दाईं तरफ है भारतीय जनता पार्टी का, इनका बीपी बहुत हाई है। आप देख सकते हैं जो रमेश अवस्थी इनके प्रत्याशी हैं, उनका किसी भी कार्यकर्ता से वास्ता नहीं है, क्योंकि यदि वास्ता होता तो एक एक कार्यकर्ता अपने वार्ड में अपने बूथ पे काम कर रहा होता। आप देख सकते, गवाही करा ले, आप कितने जनता से गवाही करा ले, जनता की गवाही। रमेश अवस्थी को टिकट देना ठीक है या गलत है? ठीक है या गलत है? ठीक है, ठीक है या गलत है? ठीक है या गलत है? खुश है कि नाराज है आप लोग? खुश है। तो देखिए अब अगला सर्वे जो मुस्लिम वोटों का सर्वे आ चुका है, ये थोड़ा सा कांग्रेस गठबंधन को राहत पहुंचाने वाला हो सकता है। और कानपुर में मुसलमान वोट 2024 के लोकसभा चुनाव में कहां जा रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो देखिए यहां एक बड़ी सेंधमारी बीजेपी करती हुई नजर आ रही है और 19% मुसलमान वोट भी लेती हुई बीजेपी नजर आ रही है और 19% मुस्लिम भी इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट करेगा। कांग्रेस गठबंधन को 67% वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है, बीएसपी को 6% और अदर्स को 8%। हालांकि इस कार्यक्रम में हमने बीएसपी को भी न्योता भेजा था, लेकिन टिकट ना फाइनल होने के चलते कोई कैंडिडेट आने को तैयार नहीं था, क्योंकि बहन जी ने यह कहा है कि अभी डिबेट में हिस्सा नहीं लेना है। संजीव साहब, आप उत्तर प्रदेश की किसी लोकसभा सीट पर आपके कैंडिडेट हैं? बिल्कुल नहीं है, हमारा समझौता है आम आदमी पार्टी का, इंडिया गठबंधन है, उसके तहत जहां जहां आम आदमी पार्टी कैंडिडेट लड़ रहे हैं वो भी आपको पता है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। आप दिल्ली और पंजाब के अलावा देश में कहीं चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल लड़ रहे हैं, दिल्ली और पंजाब के अलावा हम गुजरात में 2 सीटों पर लड़ रहे हैं। यूपी इतना बड़ा शहर है, बड़ा स्टेट है, आप यहाँ पर क्यों नहीं? लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे जब आप लोग घूमते तो कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बिल्कुल गलत बात, बेईमानी बात है। जो समझौता है, समझौते के तहत तय होती है भाई, बहुत सी चीजें कॉमन मिनिमम। अच्छा, ये कैसा समझौता है कि दिल्ली में आप साथ लड़ते हैं कांग्रेस के, पंजाब में आप उसके खिलाफ लड़ते हैं, गुजरात में आप उसके खिलाफ लड़ते हैं, बंगाल में आप उसके खिलाफ लड़ते हैं? ये समझौता, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है? कैसा समझौता है? बिल्कुल गलत बात है। जहाँ जहाँ हमारा समझौता है, हम लोग खड़ा, पंजाब में हमारे 13 के 13 उम्मीदवार जो है वहाँ पर खड़े होंगे और चुनाव जीत करके आएंगे। आप अभी बात करिए कानपुर की, यहाँ कानपुर नगर में है। मैं घूम करके जा रहा हूँ, सारे लोग मुझे बता रहे हैं भाई साहब, एक बार मैं बाहरी प्रत्याशी से परेशान हो चुका हूँ। मुरली मनोहर जोशी साहब यहाँ पर सांसद चुने जा चुके हैं, रो के परेशान हो चुके हैं। एक बार उन्होंने मौका दिया पचौरी साहब को और अब कहते हैं भाई साहब हम हाथ जोड़ते किसी बाहरी व्यक्ति को तो हम यहाँ से मौका नहीं देंगे। तो अब आप, अरे मैं जा रहा हूँ। क्या रमेश अवस्थी बाहरी उम्मीदवार है? क्या रमेश अवस्थी बाहरी उम्मीदवार है? रमेश अवस्थी जी स्वरूप नगर गेस्टो लीवर वाली रोड पर वृंदावन अपार्टमेंट में रहते हैं। एसडी कॉलेज से पढ़े, डीएवी कॉलेज से पढ़े। वो ठीक है, कानपुर से उनका संबंध ठीक है, बीजेपी से उनका नाता क्या था? उन्होंने जिंदगी भर पत्रकारिता की। वो 7 साल से स्वयं सेवक हैं, इनको नहीं पता है। उनके बड़े भाई ब्रह्मदत्त अवस्थी जी जो इमरजेंसी में जेल गए, उन्होंने आपातकाल में जेल गए और उनके पिता का देहांत होने के बाद उनसे कहा गया कि माफी मांगिए, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। वो आप सब ये बताइए, रमेश अवस्थी के कैंडिडेट बनाए जाने से बीजेपी के कार्यकर्ता खुश है कि नाराज है? खुश है हमारा बूथ संख्या 268 है, जिसका बूथ का अध्यक्ष यहाँ मजबूत हो, आप उसकी मजबूती समझ लीजिए। प्रवीण मिश्रा नाम हमारा बूथ का अध्यक्ष। ठीक है, खुश है आप लोग? बिल्कुल। नाराज तो नहीं है? नाराज तो नहीं है भैया? बोल रहे हो, आवाज नहीं निकल रही है मुझसे, आवाज नहीं निकल रही है। बहुत खुश है, बहुत खुश है। कार्यकर्ता का क्या होगा? जीवन भर संघर्ष ही करेगा, हेलीकॉप्टर से टिकट कोई लेकर आ जाएगा? हमारे संघर्ष, हमारे बच्चे, हमारे जो बच्चे होंगे वो अच्छा देश पाएंगे, वो अच्छा शहर पाएंगे। हमारे संघर्ष को क्या है? हम तो संघर्ष कर रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो देखिए ओबीसी वोट किसे वोट करने जा रहा है, वो डाटा, वो आंकड़ा मेरे पास आ चुका है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में ओबीसी मतदाता किसको वोट करने जा रहा है, जल्दी से आपको आंकड़ा बनाना बता दे। 78% ओबीसी वोट कानपुर में बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। 17% कांग्रेस गठबंधन को, बीएसपी को 1, अदर्स को 4। आंकड़े आपके पक्ष में हैं, इस पे कोई संदेह नहीं है। चुनाव भी आप जीतते हुए नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है। लेकिन उसके बावजूद 5 साल में ऐसा क्या हुआ कि जनता एक बार फिर से आपके दिए हुए उम्मीदवार को चुने और दूसरी तरफ ना जाए? देखिए 5 साल में जनता ने ये देखा, उत्तर प्रदेश में कानपुर की अगर हम बात कर लें, कानपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, मेट्रो का बहुत तेजी से काम हुआ, जगह जगह पर सड़कों का निर्माण हुआ, अस्पतालों की दशा और दिशा बदलने का काम किया गया। और उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर एक ऐसा जिला जो सबसे अच्छा जो काम हुआ, जो भ्रष्टाचार मुक्त, गंगा साफ हो गई, गंगा साफ हुई, गंगा अविरल और निर्मल, टेंडरीज बंद हो गई,
जो मिले थी वो शुरू हुई। गंगा अविरल और निर्मल बह रही है और कानपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखें और अपराध को देखें तो जीरो टॉलरेंस पर अपराध है। अपराधी पूरा गंगा साफ हो गई। गंगा का पानी पे उठाकर पी सकते हैं आप आज की तारीख। बिल्कुल। मैं टेंड्रीज में गिरने वाला कचरा बंद हो गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि अविरल और निर्मल गंगा अगर देखनी हो, ये कह रहे हैं गंगा साफ हो गई, कानून व्यवस्था बेहतर हो गई, लाइट अच्छी आने लगी और महिलाएं अब रात में सुरक्षित निकल सकती हैं। हो सकता है छोटे कार्यकर्ताओं का जो भारतीय जनता पार्टी के वो नमामि गंगे के तहत उनका भी छोटा छोटा कमीशन हर हिस्से में जाता होगा, इसलिए कह रहे हैं कि अविरल और निर्मल गंगा हो चुकी है। बाकी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो जोश दिख रहा है ये जोश नहीं है, ये इनके कैंडिडेट को लेके जोश नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का एक डंडा है कि मैंने जो भेज दिया उसी को आपको लड़ाना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कहावत है, जो जैसे हम बोलते हैं ना, होई वही जो राम रची राखा, तो भारतीय जनता पार्टी में वही होता है, होई वही जो शाह रची राखा। नहीं, लेकिन वो तो ठीक है, वो तो कैंडिडेट दे देते हैं। आपको क्या हो गया? आपके नेता 6 जगहों पर, आज सुबह कोई और कैंडिडेट, दोपहर में कोई और कैंडिडेट, शाम को कोई और कैंडिडेट, 6 बार कैंडिडेट बदल चुके ये हैं। तो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी होती है कि दिन भर में 3 बार कैंडिडेट बदलना कपड़ा है कि कैंडिडेट है? कपड़ा है कि कैंडिडेट है? आपको भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए। जो कार्यकर्ता इतने सालों से लगा हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के 2 धुरे थे कानपुर शहर में, एक जिसको बोला जाता था जिसके साथ जमाना है उसका नाम महाना है, दूसरे सत्यदेव पचौरी जो मौजूदा सांसद हैं। इन दोनों को किनारा काटते हुए शीर्ष नेतृत्व ने एक ऐसे आदमी को दे दिया जो शायद बीजेपी से नहीं था। ये कह रहे बहुत कुछ बदल गया, सब कुछ बेहतर हो गया, गंगा साफ हो गई, महिला सुरक्षा, डेवलपमेंट, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर सब बदल गया कानपुर में। गंगा में आप सर्वे कर लीजिए, 28 नाले आज भी गंगा में गिर रहे हैं। करीब 1800 करोड़ रुपए गंगा के नाम पे, नमामि गंगे नाम के प्रोजेक्ट पास हुआ, पैसा पास हुआ। आप अभी ग्राउंड जीरो करा लीजिए, उसमें 28 नाले आज भी गंगा। कुछ बदला, कुछ विकास हुआ। सर चंदे के चंदा लो धंधा दो, कितना बड़ा मुद्दा है सर। ये करना चाहिए बीजेपी। इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी वो यहाँ मुद्दा है। बिल्कुल मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा देश एक साथ खड़ा है, नौजवान एक साथ खड़ा है, किसान एक साथ खड़ा है, महिलाएं एक साथ खड़ी हैं, गरीब, आदिवासी, दलित। दादा कुछ हुआ है? विकास हुआ है? कुछ विकास के नाम पे सिर्फ धोखा हुआ है। धोखा हुआ है, विकास हुआ है? कुछ नहीं, विकास नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ। पूरे शहर की सड़कें गड्ढों में हैं और कहीं सड़कों का निर्माण नहीं है। हर आदमी परेशान है, ट्रैफिक जाम से परेशान है। जर्नलिस्ट भी हमारे साथ है, अगला डाटा पर जाए। श्रीधर भाई, आप तो कानपुर के रहने वाले हैं, लखनऊ में लंबे अरसे से पत्रकारिता करते रहे हैं, आपका अनुभव क्या कहता है? कुछ बदला है कानपुर में कि नहीं बदला है? नहीं, मैं पिछले 4-5 रोज से ही कानपुर में हूँ, तो देख रहा हूँ कि ये चुनाव का माहौल है। यहाँ स्थानीय मुद्दे बिल्कुल सेकेंडरी हो चुके हैं। केवल मोदी के नाम पर जो लोग एकजुट हैं, और जो यहाँ पर मैं माहौल देख रहा हूँ, काफ़ी मोदी में माहौल दिख रहा है। तो मेरा अनुमान है कि यहाँ पर जो है बीजेपी कैंडिडेट लगभग चुनाव जीतने की स्थिति। मैंने सुना बड़ा विरोध है कि कैंडिडेट आ गया ऐसा जिसको हम जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, कैडर में बड़ा विरोध है, ऐसा कुछ है जमीन पर? एक्चुअली बीजेपी का यहाँ वर्कर जो है बिल्कुल अपना राष्ट्रीय नेतृत्व देखता है, वो क्या कर रहा है, कौन कैंडिडेट, उससे कोई मतलब नहीं होता है। वो केवल मोदी के नाम पे यहाँ पर किसी भी कैंडिडेट का मोदी के नाम पर वोट पड़ेगा 2024 का लोकसभा चुनाव में भी। अब देखिए, मेरे पास जो अगला आंकड़ा आ गया है वो आंकड़ा मैं बता दूं और उसके बाद जनता के बीच आता हूं। अपने सवाल जरूर रखिएगा। SC ST जो वोटर है वो इस बार के लोकसभा चुनाव में कानपुर में किसको वोट कर रहा है? तो देखिए, यहां भी बीजेपी को एज मिलता हुआ नजर आ रहा है और लगभग 49% SC ST मतदाता भी बीएसपी को वोट करेगा। 15% SC ST वोट कांग्रेस को मिल रहा है, 34% वोट बीएसपी को मिलेगा और 2% इस बार अदर्स को मिलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ हुआ है, कुछ बदला है यहाँ पर कानपुर में? क्या हुआ आप ये पूछिए। कानपुर के जो सांसद महोदय हैं पचौरी जी, इन्होंने कितने सवाल पूछे 5 सालों में? कुछ नहीं पूछते। जो मोदी जी ने कर दिया वो जय। अभी मैं सुन रहा था, भाजपा के साथी कह रहे थे हमारे पास बहुत कैंडिडेट्स हैं। अगर इनके पास कैंडिडेट्स होते तो इनको बाहर से नहीं लाना पड़ता। आप बताइए, नवीन जिंदल कौन है? नवीन जिंदल जिनके ऊपर वो आरोपी हैं, उनको आपने शामिल किया। सारे के सारे, अभी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आई थी, उसमें 23-24 नाम है, सब आप बाहर से। अगर आपके पास कैंडिडेट की क्या कमी है? आप तो कहते हो हमारे पास पन्ना प्रमुख है। कहाँ है पन्ना प्रमुख? आप बाहर से लेकर के आ रहे हो। बहुत रिलेवेंट सवाल। कांग्रेस मुक्त भारत बनाने चले थे और कांग्रेस युक्त बीजेपी बना दिया आपने। ये कैसी स्ट्रेटजी है? उसी कांग्रेस को गाली दे दे के, उसी का खिलाफत कर करके, उसी के खिलाफ हल्ला बोल आंदोलन, और सारे नेताओं को आप कह रहे हैं बुला लीजिए, आसाम से लेकर बंगाल तक, बिहार से लेकर मध्य प्रदेश तक।
नहीं, निश्चित तौर पर आप देखा होगा कि जिस तरीके से कांग्रेस के लोग और कांग्रेस की जो नीतियां थी, कांग्रेस के जो सिद्धांत थे, कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी थी, उन आइडियोलॉजी पर जब कोई भी पार्टी खड़ी नहीं उतरती है तो निश्चित तौर पर उस पार्टी में भगदड़ होती है। और जब राष्ट्रवाद की बात हम करते हैं, हम कहते हैं देश के अंदर कि भारत माता की जब वंदे मातरम का गान करते हैं, तो निश्चित तौर पर भी आपने देखा होगा कि जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो किस तरीके से राम को इग्नोर करने वाले लोगों को जब निमंत्रण भी भेजा गया, उन्होंने उस निमंत्रण को स्वीकार कर दिया। अगर राम मंदिर कोई मुद्दा है क्या लोकसभा चुनाव में? आप सभी लोग बताइए, क्या राम मंदिर मुद्दा है? पहले बताइए, मुद्दा है कि नहीं है? मुद्दा है, मुद्दा है, राम मुद्दा है, राम मुद्दा है, राम मुद्दा भैया। आप ये बताएं, केवल कानपुर लोकसभा में 2 ही दलों ने अपने प्रत्याशी निश्चित किए हैं, एक बीजेपी, एक कांग्रेस। अकड़ू, आंटू, घमंडी वो प्रत्याशी आज इस डिबेट में क्यों नहीं आया? कृपया यह स्पष्ट कीजिए। आज कांग्रेस का नहीं है, यह दर्शा रहा है केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की। कैसे लड़ेंगे, कैसे जीतेंगे, कैसे लोगों को आपने टिकट दे दिया, कैसे लोगों से गठबंधन बन दिया? ऐसा लगता है कि सीरियस ही नहीं है चुनाव को लेकर। नेशनल लेवल पे जो 30-30, 32-32 पार्टियां लेकर के भारतीय जनता पार्टी चल रही है, वो आज हमारे अलायंस में उंगलियां उठा रही हैं। इनको समझना चाहिए, अलायंस का एक धर्म होता है। यदि कांग्रेस का कोई साथी हमारे साथ नहीं है तो उनका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए यहाँ पे आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव खड़े हुए हैं। इनको उसमें भी आपत्ति है। ये अपना घर नहीं देख रहे हैं, क्योंकि 1.5 महीना रमेश अवस्थी जी को खाली अपने कार्यकर्ताओं से मिलने में लग जाएगा, उनको जानने पहचानने में लग जाएगा। चुनाव की तारीख पे पता चलेगा और चुनाव की तारीख पे पता चलेगा। लेकिन अगला आंकड़ा सवर्ण वोटों का, मैं आ रहा हूं आपके पास। सवर्ण वोटरों को लेकर अगला आंकड़ा आ गया है हमारे पास। सवर्ण वोटर कानपुर में किसको वोट करेंगे, और ये वो वोटर है जो ये तय करता है कानपुर में कि सांसद किस पार्टी का होगा। तो देखिए, सवर्ण वोटरों में बीजेपी की सेंधमारी बढ़ी है। 80% सवर्ण वोटर कानपुर में बीजेपी को वोट कर रहा है, 18% वोटर कांग्रेस को कर रहा है, बीएसपी को 1% कर रहा है और अदर्स को 1% करता हुआ नजर आ रहा है। 95% वोट जो है सवर्ण वोट भारतीय जनता पार्टी को करता है। यहाँ चाहे नरेश चंद्र चतुर्वेदी हो, चाहे राजा राम शास्त्री हो, चाहे शिव नारायण टंडन हो, चाहे हरिहर नाथ शास्त्री हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे सत्यदेव पचौरी हो, सब लोग सवर्ण को इस आधार पर, जाति पर, धर्म पर, विकास पर। देखिए, सबसे बड़ा आधार अगर आप बात करेंगे तो विकास की, दूसरा धर्म भी। विकास पर कोई भी वोट नहीं मांग रहा है, विकास पर कोई वोट नहीं मिल रहा है। विकास मुद्दा है, बीजेपी पूंजी। अच्छा ये बताइए, विकास इस बार के चुनाव में मुद्दा है कि नहीं है? हाथ उठाकर बताइए जरा, मुद्दा है कि नहीं है? मुद्दा है भैया? है। हाँ, कितना बड़ा मुद्दा है? कुछ विकास हुआ है? पूरा विकास हुआ है। आप देख रहे होंगे पिछली जो सरकारें रही हैं उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ाने का कार्य किया है। इस सरकार में चाहे बेरोजगारी पे बात कर लें हम लोग, चाहे भ्रष्टाचार पे बात कर लें, अगर कोई अपराधी भी हुआ है तो उसके घर पे भी बुलडोजर चलाने का कार्य चला है। लेकिन एक बात यह है कि चीफ मिनिस्टर बढ़िया कौन था? अखिलेश यादव अच्छे चीफ मिनिस्टर थे या योगी आदित्यनाथ? कौन? मैं आपके चैनल अच्छा, विकास किसके राज में सबसे ज्यादा हुआ? योगी राज में या अखिलेश यादव के राज में? अखिलेश या योगी? मोदी। चलिए ठीक है, वक्त हमें यहीं तक इजाजत देता है। हमें यहाँ पर कार्यक्रम को खत्म करना पड़ेगा, लेकिन आपको सीधे लिए चलते हैं स्टूडियो, जहां पब्लिक पोल में अब जनता बोलेगी और अपने नेताओं से सवाल पूछेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।